जापान एक ऐसा देश जो कभी दुनिया के लिए डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ का सिंबल था, लेकिन आज जापान एक साइलेंट क्राइसिस का सामना कर रही है। एक क्राइसिस जो धीरे धीरे इस देश की बुनियाद को हिला रही है। आज हम बात करेंगे जापान की पॉपुलेशन क्यों गिर रही है, और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो जापान का फ्यूचर कैसा होगा। पहले आंकड़े समझते हैं। जापान की कुल जनसंख्या 2020 में थी लगभग 12.6 करोड़ की, लेकिन आज हर साल करीब 8 लाख लोग कम हो रहे हैं। जन्म दर इतनी गिर चुकी है कि औसतन एक जापानी महिला केवल 1.3 बच्चे पैदा कर रही है, और यह संख्या जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी संख्या से भी बहुत कम है। दूसरी तरफ जापान की बूढ़ी आबादी तेजी से बढ़ रही है। हर 10 में से 3 जापानी अब 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। यह एक परफेक्ट डेमोग्राफिक स्टॉर्म है। कम बच्चे, ज़्यादा बुजुर्ग और कम वर्कफोर्स। लेकिन सवाल यह है कि लोग बच्चे क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? परिवार बनाने से डर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है काम का दबाव। जापान की वर्क कल्चर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अच्छे अर्थों में नहीं। लंबे लंबे वर्किंग आवर्स, कम छुट्टियां और लगातार प्रोडक्टिविटी का दबाव। इसका मतलब है परिवार शुरू करने के लिए समय ही नहीं बचता किसी के पास। दूसरी वजह है बहुत महंगा जीवन। घर की कीमतें, बच्चों की शिक्षा और बेसिक एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है कि नौजवान शादी और बच्चों का खर्च उठाने से बचते हैं। तीसरी वजह है महिलाओं की वर्कफोर्स में बढ़ती भागीदारी। जापानी महिलाएं आज करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन जापान में मैटरनिटी सपोर्ट काफ़ी कम है। करियर और मदरहुड को बैलेंस करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। चौथी वजह है लोनलाइनेस, यानी अकेलापन। जापान में लाखों लोग अकेले रहते हैं। तकनीकी बढ़ी, लेकिन सामाजिक रिश्ते कमज़ोर होते गए। बहुत से युवा डेटिंग से भी दूर होने लगे हैं। इन सारी वजहों ने मिलकर एक पूरी जेनरेशन को फैमिली बनाने से दूर कर दिया है। अब बात करते हैं भविष्य की। अगर आज जापान में 100 लोग काम करते हैं, तो कुछ सालों बाद यही संख्या केवल 60 रह जाएगी। इसका मतलब कम वर्कर्स लेकिन ज़्यादा बुजुर्ग। टैक्स कम आएगा, खर्च बढ़ जाएंगे और सरकार पर भारी बोझ पड़ेगा। रूरल जापान तो पहले से ही खाली हो रहा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां घर खाली पड़े हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं और पूरा इलाका भूतिया टाउन जैसा लगता है। कंपनियों को वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, सेना को भर्ती नहीं मिल रही, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कुछ नहीं बदला तो जापान की इकोनॉमी हाफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसका एहसास नहीं है। जापान को क्राइसिस का एहसास है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बच्चे पैदा करने पर कैश सपोर्ट, फ्री या सस्ती चाइल्ड केयर, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा छुट्टियाँ, कंपनियों को वर्क लाइफ बैलेंस सुधारने के लिए रूल्स, रूरल एरियाज़ में लोगों को शिफ्ट करने पर इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। कुछ जगह पर कपल्स को घर खरीदने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये सारे उपाय धीमी साबित हुए हैं।
क्योंकि असली समस्या जापान की लाइफस्टाइल और माइंडसेट में गहराई तक बसी हुई है। यह कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, दुनिया के कई देश, दक्षिण कोरिया, चीन, इटली और स्पेन सभी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। कम जन्म दर, एक्सपेंसिव जीवन, अकेलापन और करियर का प्रेशर, ये मॉडर्न दुनिया की नई चुनौतियां हैं। जापान केवल पहला देश है जहां यह क्राइसिस सबसे पहले दिखाई दे रही है, लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ है। जापान आज एक मोड़ पर खड़ा है जहां इतिहास, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में टकरा रहे हैं। आने वाले सालों में ये दुनिया को दिखाएगा कि क्या एक देश अपनी गिरती जनसंख्या को वापस बढ़ा सकता है या नहीं। और यही कहानी जापान को आज दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक बनाती है। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इनसाइड रियल्म। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।